नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक सदिश नियम। तो हमारे ये सदिश नियम है जो सदिशों के संयोजन के लिए काम आता है। ये हमारा सदिश नियम है जो ये सदिशों के योग के काम आता है। सदिशों के योग के काम आता है और ये सदिश नियम है जो हमारे तीन प्रकार के हैं। तीन सदिश नियम। तो हमारा पहला सदिश नियम है त्रिभुज सदिश नियम। तो दोस्तों हमारा पहला सदिश नियम कौन सा है? त्रिभुज सदिश नियम। तो हमारा यह पहला सदिश नियम क्या कहता है? हमारा पहला सदिश नियम कहता है यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो इनका परिणामी तीसरी भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में होगा। तो हमारा ये नियम कह रहा है यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश, हमारी ये दो भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, इसको हमने मान लिया पी वेक्टर, क्योंकि सदिश है तो वेक्टर तो लगना आवश्यक है। और ये हो गया हमारा दूसरी भुजा, इसको मान लिया हमने क्यू वेक्टर। तो थ्योरी क्या कह रही है? यदि दो सदिशों को, ये हमारे दो कोई सदिश हो गए, त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाएं, ये हमारी दो भुजा हो गई। ये हमारी पी वेक्टर थी। पी वेक्टर की सिर को क्यू वेक्टर की पूंछ से बढ़ाया। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए, ये अनुदिश रख दिया हमने, तो इनका परिणामी तीसरी भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में होगा। तो हमारी तीसरी भुजा ये है, इसकी दिशा विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। और इसका हमारे परिणामी सदिश होगा। तो हमारे इसको क्या कह देंगे? आर मान लेते हैं। आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो मैंने आपको थ्योरी क्या बताई थी, एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए, दो भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो इनका परिणामी सदिश, तीसरी भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में होगा। तीसरी भुजा के अनुदिश व विपरीत दिशा में होगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। दोस्तों जिसकी समझ में पहली बार त्रिभुज सदिश नियम आ गया, उसकी समझ में समांतर चतुर्भुज सदिश नियम भी आ जाएगा। तो ये हमारा सदिश नियम क्या कहता है? यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के संगत रखा जाए तो उनके प्रच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो हमारे क्या कह रहा है? दो सदिशों को, तो हमारे दो सदिश हो गए। ये हमने मान लिया ए वेक्टर, ये हमारा हो गया एक बी वेक्टर मान लिया हमने। तो हमारे दो सदिश हो गए ए वेक्टर। यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, तो आसन्न भुजाओं का मतलब होता है पूंछ से पूंछ बढ़ना, तो हमने बिठा दिए, हमारा हो गया बी वेक्टर। और हमसे क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज, नाम से ही पता पड़ रहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे इसको। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा तथा इनकी दिशा भी समान हो जाएगी। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है? यदि किन्हीं दो सदिशों को, ये हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश रख दिए, किसी समांतर चतुर्भुज, हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया, आसन्न भुजाएं पूंछ से पूंछ बढ़ा दी,
के संगत रखा जाए तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु, तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? ये प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा, ये हमारा विकर्ण हो गया, परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? परिणामी सदिश हो गया। परिणामी सदिश क्या होता है? तो इसको मान लेंगे कोई आर वेक्टर ही मान लो इसको भी। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने थ्योरी में क्या बताया था आपको, एक बार लिखा देता हूँ। यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के संगत रखा जाए तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। विकर्ण के द्वारा परिणामी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों हमारा ये दो नियम हो गए। पहला था हमारा त्रिभुज सदिश नियम और दूसरा था समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। ये दो सदिशों के संयोजन के लिए थे। अब जो हमारा तीसरा आ रहा है, तीसरा क्या है हमारा? बहुभुज सदिश नियम। अब जो हमारे जो पहले जो दो नियम थे, त्रिभुज सदिश नियम और समांतर चतुर्भुज सदिश नियम, ये दो सदिशों के संयोजन के लिए थे, और ये बहुभुज यानी अन्य दो से अधिक सदिशों के संयोजन के लिए है। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है। बहुभुज यानी बहु यानी बहुत यानी अनेक, भुज यानी भुजाओं, अनेक भुजाओं के सदिश नियम के लिए है। तो ये इसमें हमारा ये त्रिभुज तीसरा बहुभुज सदिश नियम क्या कहता है? n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो अंतिम भुजा की अनुदिश वह विपरीत दिशा में इसका क्या होगा? परिणामी सदिश होगा। तो हमें बहुभुजल हम तो ले लेते हैं, दो से अधिक भुजा लेनी है हमको, तो ये हमने ले लिया, एक भुजा ले ली, ये दूसरी भुजा हो गई, ये हमारी तीसरी भुजा हो गई, ये हमारी चौथी भुजा हो गई, और ये हमने अंतिम भुजा ले ली। तो हम इसको, ये हमारा सदिश है तो हम इसको नाम लिख लेते हैं। ये हमारी भुजा ए वेक्टर हो गई, ये बी वेक्टर हो गई, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, तथा ये अंतिम भुजा हम इसको आर वेक्टर ही मान लें। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है? n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुजों की भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो अंतिम भुजा, तो हमारी अंतिम भुजा कौन सी है? ये आर वेक्टर है। अंतिम भुजा व विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इसको प्रकट कर देंगे। विपरीत दिशा में इनका परिणामी सदिश होगा। तो हमारी अंतिम भुजा को हम आर वेक्टर बराबर कैसे लिख देंगे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और ये हमारा तीन भुजाओं के लिए क्या हो जाएगा? हम कोई भी मान लेंगे, पी वेक्टर मान लो चाहे कुछ भी मान लो, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये दो भुजाओं के लिए तो आपने पढ़ाई है। इसको क्यू वेक्टर मान लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने थ्योरी में आपको क्या बताया था, मैं एक बार आपको राइट करा देता हूँ। तो हमने बताया था n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जाए तो अंतिम भुजा के अनुदिश
ब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इनका परिणामी सदिश होगा। तो दोस्तों हमने बताए थे आपको 3 सदिश नियम। पहला था हमारा त्रिभुज सदिश नियम, दूसरा था हमारा समांतर चतुर्भुज सदिश नियम, तीसरा था हमारा बहुभुज सदिश नियम। तो ये 2 सदिश नियम थे, हमारा पहला त्रिभुज सदिश नियम और समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। ये 2 सदिशों के संयोजन के लिए थे। और जो हमारा तीसरा सदिश नियम है, जो बहुभुज सदिश नियम, उससे अधिक सदिशों के संयोजन के लिए है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे आप फेयर कॉपी में भी उतार सकते हैं।